हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं स्टार थर्डर्स। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट को। बेसिकली जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है वो एक हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लीवर की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, असेस करते हैं। मतलब कि लीवर एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, और उसकी मतलब फंक्शनिंग अगर एबनॉर्मल हो जाती है, उसमें कुछ भी इम्पेयरमेंट होती है, तो पूरी बॉडी के ऊपर एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट उसके थ्रू आते हैं। तो हम क्या करते हैं, लीवर की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए कि वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं। ब्लड कलेक्ट करने के बाद में से उसका सीरम सेपरेट करते हैं। सीरम के अंदर हम क्या करते हैं, उसका असेस करते हैं कि जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन हो गया, जो भी एंजाइम्स होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, एचजीपीटी जैसे सारे ट्रांसमिनेज, वाईटी, वो सारे एंजाइम होते हैं, उन सभी का हम असेसमेंट करते हैं और हम एक आइडिया लगाते हैं कि लीवर की फंक्शनिंग नॉर्मल है या फिर कोई इम्पेयरमेंट आई है। तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है। बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम बिलीरुबिन के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम अगर बिलीरुबिन की बात करें तो बिलीरुबिन हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसका ओरिजिन। बिलीरुबिन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बिलीरुबिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है बहुत सारी मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म के थ्रू। जैसे हम बात करें कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन टूटता है। तो हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है, बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन पर एक एंजाइम आके काम करता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, उससे क्या बनता है, बिलीरुबिन। दूसरी बात हम करें कि जो मसल होती है, मसल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन, जिसके अंदर भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है मायोग्लोबिन का, तब जाके भी बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। कुछ को एंजाइम्स होते हैं जैसे को एंजाइम ए, को एंजाइम क्यू, सारे वगैरह, तो उनसे क्या होता है, उनसे भी कुछ अमाउंट के अंदर बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। बट हम बात करें मेजरली तो जो बल्क ऑफ द बिलीरुबिन है उसका प्रोडक्शन होता है हीमोग्लोबिन से बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो बेसिकली हमने बात करी कि सोर्स ऑफ बिलीरुबिन क्या है। अब हम एक मतलब ओवरव्यू देखते हैं कि बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एक डिटेल में बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म को समझा था। आज हम ओनली ओवरव्यू ब्रीफ के अंदर देखेंगे और फिर सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर आएंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ बिलीरुबिन जो भी है हमने डिस्कस किए, उनसे क्या आया, बिलीरुबिन आया। जो बिलीरुबिन आया वो बिलीरुबिन था अनकॉन्जुगेटेड। कैसा था बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला, अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड हो, ये कैसे होता है, टॉक्सिक होते हैं। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चला जाए, ब्रेन के अंदर चला जाए, तो ये ब्रेन की डेथ करा सकता है, एन्सेफेलोपैथी कॉज करा सकता है। इसलिए हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना टॉक्सिक है। तो इसीलिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, इसको प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखें कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो वाटर के साथ में पोलर नहीं होता, उसके साथ में सॉल्युबल नहीं होता है। मतलब कि कैसा सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस है। और हम ये जानते हैं कि हमारी किडनी ओनली पोलर सब्सटेंसेस को, जो कि वाटर के साथ में सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं का एक्सक्रीशन करती है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस का नहीं करती। मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किडनी से या फिर यूरिन के साथ में कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ हमारे जो भी एक्सक्रीशन होता है वाटर सोल्यूबल तरीके से होता है। जैसे स्वेट की भी बात कर ले तो इसमें से भी मोस्ट ऑफ द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। मेजरली जो किडनी होती है वो एक्सक्रीशन का रोल हमारे अंदर प्ले करती है और फिकस करता है, फिकस के थ्रू भी कुछ सब्सटेंस बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे हमें एक पता चल गया कि हमें अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर निकालना है तो उसका क्या जरूरी है, उसका पोलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्जन जरूरी है, और जिसे हम कहते हैं इसका कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन। तो एक और बात करिए कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आया
इसका हमें कॉन्जुगेशन करना है, इसको एक्सट्रेट आउट करने के लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आया लीवर के पास में। लीवर के अंदर लीवर की सेल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हम हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्लूकोरोसानाइन ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। और ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये पोलर होता है और इजीली यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो इस एंजाइम के थ्रू बना है ये अभी तक प्रेजेंट कहाँ है, लीवर के अंदर हिपेटोसाइट के अंदर प्रेजेंट है। ये कॉन्जुगेशन के बाद सीधा बाहर नहीं आया, बाहर आने की प्रोसेस है, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अभी लीवर के अंदर प्रेजेंट है और हमें एक चीज पता है, आपने अगर एनाफिजियो में पढ़ा हो कि जो लीवर होता है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है और जो बाइल होता है वो फैट के लिपिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो वो लीवर क्या फॉर्मेशन करता है, बाइल का। और बाइल हमेशा अपने पाथवे के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू का आता है ड्यूडेनम में, ठीक है। और फिर यहाँ से वो सारी प्रोसेस चलती है एब्जॉर्प्शन की और डाइजेशन की, वो हमारा मैटर नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, जब बाइल का प्रोडक्शन भी इस हिपेटोसाइट के अंदर होता है तो बॉडी में नेचर ने क्या दिमाग लगाया, इस तरह की उसे डिजाइन किया कि जो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना था इसको इसने किसके अंदर डाल दिया, बाइल के अंदर डाल दिया। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हिपेटोसाइट ने बनाया है उसको उसने बाइल के साथ में डाल दिया और बाइल के साथ में वो फ्लो करता हुआ बाइल के ही पाथवे के थ्रू ये कहाँ एंटर कर दिया, ड्यूडेनम में, थ्रू द मेजर पैपिला। थ्रू द मेजर पैपिला, ये ध्यान रखिएगा। देखो ड्यूडेनम के अंदर 2 टाइप के पैपिला होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर ऊपर होता है, मेजर नीचे होता है। मेजर पैपिला के थ्रू हिपेटोपैनक्रियाटिक नर्व आती है जिसके अंदर बाइल भी आता है और पैनक्रियाटिक जूस भी आता है। हम अभी बात कर रहे हैं बाइल की। बाइल के साथ में बिलिरुबिन था, जो बिलिरुबिन अब कहाँ पहुंच गया, बिलिरुबिन अब कहाँ पहुंच गया, इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन के अंदर बिलिरुबिन पहुंचा। अब यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबाइलिनोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 100% conjugated bilirubin is converted into urobilinogen and urobilinogen about its 90% is converted into stercobilinogen. Stercobilinogen के अंदर कितना, approximately 85 to 90% urobilinogen is converted into stercobilinogen और remaining 10% urobilinogen is reabsorbed। क्या कर लिया जाता है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे जो सप्लाई होती है उससे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर में जाएगा और लीवर की ब्लड सप्लाई के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएगा, किडनी के अंदर। और किडनी के पास जाके यूरोबाइलिनोजन यूरिन के साथ में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एक तो चीज ये, जब अब जो 85% जो स्टेरकोबाइलिनोजन बना था वो फीकस के साथ में क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। किसके साथ में, स्टूल या फीकस के साथ में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आप अगर आपने अगर नोटिस किया होगा पर्सन जॉन्डिस से अगर अफेक्टेड है तो उसकी स्क्लेरा के अंदर हमें टेरेस देखने को मिलता है। जैसे कि अब बात करें कि जो उसके नेल्स हो गए, मतलब कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसके अंदर इलास्टिन ज़्यादा होता है उसके अंदर हमेशा बिलिरुबिन की टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब क्या होता है कि मतलब हमें एक चीज़, हमें बेसिकली हमारे दिमाग में आइडिया है कि कुल मिला के बिलिरुबिन जो होता है वो पीला कलर देता है। तो हमने नोटिस किया होगा कि इसी स्टेरकोबाइलिनोजन और यूरोबाइलिनोजन के कारण ही फीकस का कलर भी येलो होता है। और जब एक्सेसिवली बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है, अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस है तो इसका यूरिन भी कैसा आता है, येलो कलर का आता है। तो ये इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि इसका भी कलर येलो किसके कारण से होता है, बिलिरुबिन के कारण से, और इसका भी कलर येलो किसके कारण से होता है, बिलिरुबिन के कारण से। तो ये हमने एक बात कर ली इसकी मेटाबॉलिज्म की, एक ब्रीफ के अंदर। ब्रीफ तो क्या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो ये सारी बात कर ली हमने इसकी। अब हम बात करते हैं कि ये बढ़ता कैसे। नॉर्मली तो ठीक है, अब बढ़ता कैसे वो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी अमाउंट या रेफरेंस रेंज क्या रहती है। अब बात करें बिलिरुबिन की तो हम एस्टिमेट बिलिरुबिन को कर रहे हैं इन द सीरम, ना हम यूरिन के अंदर कर रहे हैं क्योंकि बिलिरुबिन तो यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट है, ना हम फीकस के अंदर कर रहे हैं। हम बिलिरुबिन को एस्टिमेट कर रहे हैं इन द सीरम, इसका मतलब सीरम।
अब हम बात करें कि सीरम के अंदर बिलीरुबिन कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1.3 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये एक नॉर्मल रेंज रहती है बिलीरुबिन की। 1.3 या 1.2 आप कह सकते हैं, ये होता है बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन। इसके अंदर कॉन्जुगेटेड भी इंक्लूडेड है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम बात करें स्पेसिफिकली कि कॉन्जुगेटेड कितना होता है या अनकॉन्जुगेटेड कितना होता है, तो इसके बीच में भी एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है और आपको लॉजिकली आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसकी अमाउंट हमेशा हमेशा कम होती है विद रेस्पेक्ट टू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की। क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अगर बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन हो जाता है तो वो अगर एक्सक्रीशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। बाकी जो मेन जो रीजन रहते हैं उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमेशा बढ़ने को हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे के रीजन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कि सीरम के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कितना होता है, तो ये टोटल जो बिलीरुबिन होता है उसका लगभग 20 to 25% क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। और जो रिमेनिंग 75 to 80% जो होता है वो कैसा होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। मतलब कि कॉन्जुगेटेड हमेशा कम होता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमेशा ज्यादा होता है इन द सीरम। ठीक है, अब हमने ये रेफरेंस रेंज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किन किन रीजन से बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ती है इन द ब्लड, इन द सीरम। तो हम बात करते हैं बेसिकली हम क्या कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, हम कंसेप्ट बनाने पे ध्यान देंगे। तो बेसिकली 4 ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है इन द ब्लड। क्या क्या होता है अभी देखते हैं। अगर हम बात करें कि किसी रीजन, सबसे पहले यही देख लीजिए, किसी कोई ऐसा रीजन है, कुछ ऐसी कंडीशन बॉडी के अंदर डेवलप हुई जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ने से इस लीवर के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, इसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा और ये प्रॉपरली इस बढ़े हुए बिलीरुबिन को प्रॉपरली कॉन्जुगेट और एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा। इस वजह से बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बर्डन बढ़ रहा है मतलब कॉन्जुगेशन प्रॉपरली नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन कब कब हो सकती है, अगर कोई फास्ट लेवल पे हीमोलाइसिस हो, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस हो, कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जैसे लाइक मलेरिया, जिसके अंदर आरबीसी का बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा क्या बढ़ता है, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दूसरी बात करें हम, पहली चीज प्रोडक्शन, दूसरी बात करें डिक्रीज्ड हिपेटिक अपटेक। डिक्रीज्ड हिपेटिक अपटेक। अब डिक्रीज हिपेटिक अपटेक कैसे, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, प्रोडक्शन नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, बट क्या हुआ कि जो बिलीरुबिन आ रहा है बेचारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसकी कोई गलती नहीं, गलती अब लीवर सेल की है कि वो उसे रिसीव ही नहीं कर रही है, उससे उसका अपटेक ही नहीं कर रही है। मतलब कि ये क्या कर देती है, मना कर देती है, अवॉइड कर देती है कि भाई मैं तुझे नहीं ग्रांट करूंगी, तुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ड्यू टू डिक्रीज्ड अपटेक, उसकी कंसंट्रेशन इन द ब्लड, इन द सीरम बढ़ने लगेगी। तो इसकी वजह से डिक्रीज हिपेटिक अपटेक की वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है इन द ब्लड। तीसरी हम बात करें डिक्रीज्ड कॉन्जुगेशन, डिक्रीज्ड कॉन्जुगेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, डिक्रीज्ड कॉन्जुगेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब प्रोडक्शन नॉर्मल है, अपटेक नॉर्मल है, अब गलती क्या हो गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हिपेटोसाइट है, वो उसका कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पा रही है। अब इसके पीछे के क्या रीजन हो, इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, अब कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ये एंजाइम होता है, कुछ जीन्स म्यूटेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये एंजाइम क्या नहीं बन पाता, ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज मिनट का टंग स्लिप हो जाती है, इसको फास्ट बोलता हूँ तो ये एंजाइम नहीं बन पाता है ऐसी कंडीशन की वजह से, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम हो गया, क्रीगलर-नेचर सिंड्रोम हो गया, ये सारे पढ़ेंगे हम आगे। तो ये इसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बन पाता है और इस एंजाइम की अब्सेंस के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इन द ब्लड। दूसरी हम बात करें कि कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होगी, जैसे हेपेटाइटिस ले लो, सिरोसिस ले लो, जिसके अंदर लीवर की जो सेल होती है हिपेटोसाइट, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी कंडीशन के अंदर भी हमें डिक्रीज कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ये ऊपर वाले तीनों कंडीशन, डिक्रीज इंक्रीज प्रोडक्शन, डिक्रीज हिपेटिक अपटेक, डिक्रीज कॉन्जुगेशन, इन तीनों की वजह से हमने एक बात आपने नोटिस करी हो, तो इन तीनों की वजह से ओनली वन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। किसकी? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अब लास्ट बात करते हैं चौथा रीजन, कि अब देखो प्रोडक्शन ठीक ठाक, ठीक है, अपटेक भी सही है, कॉन्जुगेशन भी सही है, फिर भी बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इन द ब्लड, तो उसके पीछे का रीजन रहता है कि सब सही हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि जो एक्सक्रीशन हो रहा है बाइल के साथ में, वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, इम्पेयर्ड है। एक्सक्रीशन क्या है? इम्पेयर्ड है। अगर एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड है तो क्या होगा, बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखते हैं, सॉरी इसकी बात करते हैं। हमने देखा बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेशन होने के बाद बिलिरुबिन बाइल के साथ में डाल दिया जाता है, और बाइल उसको कहाँ ले जाता है, ड्यूटेनम के अंदर, और फिर आगे की प्रोसेस होती है। सपोज दैट कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बाइल के फ्लो के अंदर क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आता है? कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कोलेलिथियसिस। क्या होती है? कोलेलिथियसिस, कैनिकुलर अट्रेसिया, जिसके अंदर बाइल कैनिकुलाई बनती नहीं है। जो बाइल की जो कैनिकुलाई क्या होती है वो समझाता हूँ मैं। कुछ देखिए, जो लीवर की सेल होती है वो ऐसी नहीं होती है, हेक्सागोनल शेप की नहीं होती है, ये पूरा लॉब्यूल होता है। ये अभी आपको समझ में ना भी आए तो आपने पहले पढ़ रहा होगा तो आएगा। इस लॉब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट एक चेन के रूप में अरेंज रहती है। वो कैसे रहती है? ये एक हिपेटोसाइट, दूसरी हिपेटोसाइट, तीसरी हिपेटोसाइट और चौथी हिपेटोसाइट। इसके बीच में हमेशा कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन होता है बाइल कैनिकुलाई के थ्रू, और ये बाइल कैनिकुलाई के थ्रू ही एक हिपेटोसाइट से दूसरी हिपेटोसाइट के अंदर बाइल ट्रांसफर करता हुआ लास्ट में क्या हो जाता है, मेन बाइल डक्ट के अंदर आता है, फिर उसका एक्सक्रीशन होता है। सपोज दैट बाइल का हमेशा फ्लो होता है सेंटर से लगा के पेरीफेरी के थ्रू, मतलब सेंटर से पेरीफेरी के थ्रू बाइल का हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये बाइल कैनिकुलाई के थ्रू यहाँ पे बाइल बना है, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से जाते हुए फिर ये बाइल के डक्ट के थ्रू फिर एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया जाएगा। सपोज दैट अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है बाइल के फ्लो के अंदर, तो बाइल का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बाइल प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, और बिलिरुबिन जो हमारा होता है वो बाइल के साथ में ही एक्सक्रीट आउट होता है। तो मतलब अगर बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल नहीं जाएगा तो बिलिरुबिन भी नहीं जाएगा, और बिलिरुबिन नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो गया है, और फिर ये क्या कर जाएगा, बैक फ्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बैक फ्लो, और बैक फ्लो के थ्रू ये पहुंच जाएगा वापिस ब्लड के अंदर। और हम अगर ब्लड का उसका एस्टिमेशन करेंगे तो हमें उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बाइल एक्यूमुलेट हुआ, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हुआ, और फिर उसका बैक फ्लो होकर वो ब्लड के अंदर चला गया, जिससे हमने उसको क्या कर दिया, एस्टिमेट कर दिया। तो एक्सक्रीशन अगर इम्पेयर्ड है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हमको देखने को मिला कि कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा। तब देखिए, अगर हम किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की एलएफटी हम देखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, और उसके अंदर हमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और उस बिलिरुबिन में भी स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, ये 3 रीजन हो सकते हैं। अगर या तो क्या उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या हिपेटिक अपटेक घट रहा है, या कॉन्जुगेशन घट रहा है। ये 3 रीजन हो सकते हैं अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। मतलब कि मैं सीधे बात करूं कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया के 3 रीजन होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, डिक्रीज अपटेक एंड डिक्रीज कॉन्जुगेशन। अगर मैं बात करूं किसी पेशेंट का हमने एलएफटी देखा और उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है कंपेयर टू अनकॉन्जुगेटेड के कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा कि भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ बाइल।
क्योंकि अगर बाइल के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो हमें एक आइडिया मिलता है कि अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो एक्सक्रीशन के अंदर इम्पेयरमेंट है और हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली ये हमें 4 रीजन कहो या फिर 4 इंटरप्रिटेशन कहो, ये 4 कॉज कहो, ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एलिवेटेड हाइपर बिलिरुबिन। देखिए नॉर्मल रेंज है 1.3 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर इससे बियॉन्ड जाता है तो कंडीशन कैसी है, अब नॉर्मल है। और अगर बिलिरुबिन 2 mg पर डेसीलीटर से क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस, जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। 2 mg पर डेसीलीटर से अगर बिलिरुबिन एक्सीड होता है, इसके बियॉन्ड चला जाता है, तो इसको हम कहेंगे जॉन्डिस। और जॉन्डिस बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं है बॉडी के लिए। बहुत मतलब जॉन्डिस एक तरीके से कह सकती है, एक बहुत सारा इसमें साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ये इसको हम फिर कभी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जॉन्डिस को, और अच्छा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एंजाइम के साथ में, सीरम के एंजाइम, इसका हम असेसमेंट करेंगे जो लीवर से रिलेटेड होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। होगा।